Good morning to all. In Medical Surgical Nursing 1, today I will discuss about the lungs disease, which is taken from the unit respiratory disorders, and the topic is lung abscess. It means कि what are the lung abscess and what are the definition, etiology, and what are the sign and symptoms. Also what are the management of the lung abscess. आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. So first one is the definition of the lung abscess. So what are the definition of the lung abscess? A lung abscess is necrosis of the pulmonary parenchyma caused by microbial infections. The lesions collapse and form a cavity. It is generally caused by the aspiration of the anaerobic bacteria. It means कि लंग अपसेस क्या होता है. लंग अपसेस जैसे कि नाम होता है लंग अपसेस, इससे ही क्लियर हो रहा है कि लंग में यानी जो फेफड़े होते हैं उनमें अपसेस का फॉर्मेशन होना. अपसेस मीन्स होता है एक प्रकार का पस का फॉर्मेशन होना. तो लंग अपसेस क्या होता है, ये जो पल्मोनरी जो पैरेन्काइमा होती हैं तो माइक्रोबियल इन्फेक्शंस की वजह से नाक्रोसिस हो जाती हैं, और नाक्रोसिस होने की वजह से वहाँ पे एक प्रकार का फ्लूइड, एक थिक फ्लूइड भर जाता है जिसको हम अपसेस कहते हैं. तो लंग्स में इस प्रकार की कंडीशंस जो होती हैं तो वो लंग अपसेस कहलाती हैं. और ये जो लीजन्स होते हैं छोटे छोटे इन्फेक्शन, जो माइक्रोबियल इन्फेक्शंस होता है तो लंग पैरेन्काइमा डैमेज होंगी, जिसकी वजह से जो लीजन्स होंगे वो कोलैप्स होने लगते हैं, और जो छोटे छोटे लीजन्स कोलैप्स होंगे तो एक छोटी कैविटी बनाती हैं, फॉर्म्स अ कैविटी. इट इज़ जनरली कॉज्ड बाय द एस्पिरेशन ऑफ द एनारोबिक बैक्टीरिया. इट मीन्स कि ये जो लंग अपसेस होता है तो वो एनारोबिक बैक्टीरिया के एस्पिरेशन करने से होता है. एस्पिरेशन मीन्स कि ऐसे बैक्टीरिया जो हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, या फिर हम एस्पिरेट कर जाते हैं, जैसे कि हमारा जो इपीग्लॉटिस होता है उसका डिसऑर्डर होने की वजह से कुछ ऐसे बैक्टीरिया जब हम इनहेल कर जाएंगे या फिर एस्पिरेट कर जाएंगे, उसकी वजह से भी हमारा ये जो लंग अपसेस है वो हो सकता है. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे etiology ऑफ द लंग अपसेस. सो व्हाट आर द etiology? मोस्ट लंग सबस्टेंसेस आर अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ द बैक्टीरियल निमोनिया or are caused by the aspiration of the oral anaerobes into the lungs. इट मीन्स कि जो कुछ ईटियोलॉजी होती हैं उनमें से जो हमारा मोस्ट कॉमन होता है तो उसमें बैक्टीरियल जो निमोनिया होता है तो उसके कॉम्प्लिकेशन की वजह से हमारा लंग अपसेस हो सकता है. और नेक्स्ट जो दूसरा कारण होता है तो वो हमारा जो दूसरा ईटियोलॉजी होगी वो एस्पिरेशन ऑफ द एनारोब्स इनटू द लंग्स, यानी एनारोबिक जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके एस्पिरेशन करने की वजह से भी ये जो लंग अपसेस है वो हो सकता है. Next, abscesses also may occur secondary to the mechanical of the functional obstruction of the bronchi. यानी ये प्राइमरी के बजाय सेकेंडरी लंग्स इन्फेक्शन भी हो सकता है जो कि हमारा लंग्स को इन्फेक्ट करता है और वहाँ पे भी पस का फॉर्मेशन कर सकते हैं. At a risk patient include those with the impaired cough reflex, loss of glottal closure or swallowing difficulties which may cause aspiration of the foreign materials. उन पेशेंट को ज़्यादा रिस्क होता है लंग अपसेस होने का जिसमें कफ रिफ्लेक्स इम्पेयर्ड हुआ हो, या फिर जो एपिग्लोटिस का फंक्शन है जो क्लोज होने का फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो गया हो. और नेक्स्ट कंडीशंस होती हैं जो हमारा स्वेलोइंग डिफ़िकल्टी, यानी जो निगलने में कुछ परेशानियां वाली कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको ये लंग अपसेस होने के चांस ज़्यादा रहते हैं. विच में कॉज्ड एस्पिरेशन ऑफ द फॉरेन मटेरियल. और ये होता इसलिए है क्योंकि जैसे एपिग्लोटिस हमारा प्रॉपर काम नहीं करेगा तो जो फॉरेन मटेरियल्स होते हैं वो हमारा एस्पिरेट कर जाता है और लंग्स में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से ये लंग्स में अपसेस फॉर्मेशन हो सकता है. अदर एट रिस्क पेशेंट इंक्लूड दोज विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, एग्जाम्पल सीजर, स्ट्रोक, ड्रग एडिक्शन, एल्कोहलिज्म, इसोफेजियल डिसीज और compromised immune function, patient without teeth and those receiving nasogastric tube feeding, and patient with an altered state of consciousness due to the anesthesia. कुछ अदर रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं जिनकी वजह से क्या हो सकता है, मेन ईटियोलॉजी में ये भी आते हैं.
जैसे कि सपोज दैट कुछ पेशेंट होंगे जिसको हमारा नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर होगा, जैसे कि सीजर आना, स्ट्रोक होना, जिसकी वजह से एपिग्लॉटिस पूरे फंक्शन नहीं करेगा, फॉरेन मटेरियल हमारे मटेरियल्स जो होते हैं हमारे लंग्स में चले जाएंगे, जिसकी वजह से ये ऐसे पेशेंट को होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। कुछ ड्रग एडिक्शन वाले पेशेंट्स हैं, उनको भी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अल्कोहलिज्म वाले पेशेंट्स हैं, उनको भी होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ईसोफेजियल डिसीज, जो ईसोफेगस की कुछ डिसीजें होती हैं उनकी वजह से भी लंग एब्सेस होने का ज़्यादा चांस रहता है। नेक्स्ट, कंप्रोमाइज्ड इम्यून फंक्शन, यानी जो इनका इम्यूनिटी पावर वीक है उनकी वजह उनको भी लंग्स में इन्फेक्शन होने का चांस रहेगा। पेशेंट विदाउट टीथ एंड दोज रिसीविंग नाजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग, जो एनजी ट्यूब फीडिंग्स लेते हैं ऐसे पेशेंट को भी लंग एब्सेस होने के चांस रहते हैं। और कुछ पेशेंट ऐसे जो एनेस्थेसिया यूज़ करते हैं, मतलब लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए, तो एनेस्थेटिक पेशेंट को भी लंग्स में इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। नेक्स्ट ईटियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। द साइट ऑफ लंग एब्सेस इज रिलीज टू ग्रेविटी and is determine the patient positions. For patient in recumbent position, the posterior segment of the upper lobe and the superior segment of the lower lobe are the most common areas the organism frequently. इट मीन्स कि कुछ ऐसे लंग्स में जो पोजीशंस होती हैं, जैसे कि अपर लोब एंड सुपीरियर सेगमेंट ऑफ द लोअर लोब, तो इन एरियाज़ में जो इन्फेक्शन या फिर पस का जो फॉर्मेशन होते हैं, तो ये कॉमन एरियाज़ में होते हैं जिन जगहों पे लंग्स का अपसेस होने का चांस ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे द ऑर्गेनिज्म फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद द लंग अपसेस एंड स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, क्लेबिसिला निमोनी एंड अदर ग्राम नेगेटिव स्पीसीज। कुछ जो बैक्टीरिया का नाम मैंने बताया था, कुछ बैक्टीरिया जो इनहेल करने की वजह से होता है जो लंग अपसेस, उनमें से जो मेन हमारे पॉजिटिव एजेंट हैं वो होता है स्टेफिलोकोकस ऑरियस। ये बैक्टीरिया होता है जो पस का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट, क्लेबिसिला निमोनी, ये भी एक बैक्टीरिया है जो कि इसमें क्या करता है, मतलब कि क्लेबिसिला जो निमोनी बैक्टीरिया होता है ये भी अपसेस फॉर्मेशन का पॉजिटिव एजेंट होता है। एंड अदर ग्राम नेगेटिव स्पीसीज़, कुछ और भी ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी स्पीसीज़ होती हैं जिनकी वजह से लंग अपसेस होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में, यानी कौन कौन से ऐसे साइन एंड सिम्टम्स हैं जो कि लंग अपसेस वाले पेशेंट पे पाए जाते हैं या होते हैं। द क्लिनिकल फीचर्स वराई फ्रॉम अ माइल्ड प्रोडक्टिव कफ एंड एक्यूट इलनेस, इसमें कुछ एक्यूट इलनेस भी हो सकती है एंड माइल्ड प्रोडक्टिव कफ भी हो सकता है साइन एंड सिम्टम्स में। फीवर भी हो सकता है एकम्पेन्ड बाय द प्रोडक्टिव कफ के साथ फीवर भी आ सकता है। एंड फाउल स्मेलिंग स्पुटम भी हो सकता है, मतलब फाउल जो पस का फॉर्मेशन होने की वजह से जो स्मेल होगा, फाउल स्मेलिंग भी हो सकती है। देन आफ्टर प्लेवरेसी और डल चेस्ट पेन, डिस्निया, वीकनेस, एनोरेक्सिया एंड वेट लॉस ऑफ द कॉमन, मतलब कुछ कॉमन जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं उनमें से भी शामिल हैं कुछ, जैसे कि कमज़ोरी होना, भूख ना लगना, एनोरेक्सिया एंड डिस्निया, सांस लेने में दिक्कत होना, चेस्ट पेन होना, प्लूरेसी, प्लूरल में इन्फ्यूजन होना, ये सब कंडीशंस हैं जो कि हमारे जो लंग अपसेस वाले पेशेंट पे कॉमन होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। चेस्ट डलनेस एंड प्रिकशंस एंड डिक्रीज अपसेंट ब्रीथ साउंड आर फाउंड विथ एन इंटरमिटेंट प्लूरल फ्रिक्शन, रब एंड पॉसिबली क्रैकल ऑन द ऑस्कल्टेशन। दो चेस्ट डलनेस होगा तो वो चेस्ट डलनेस भी होगा, और कुछ परकशंस करने पे, यानी जो चेस्ट का जो साउंड होते हैं वो भी सुनने पर भी कुछ जो क्रैकल्स साउंड्स होते हैं वो भी सुनाई दे सकते हैं ऑस्कल्टेशन करने पर भी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक मेथड के बारे में, यानी कौन कौन सी ऐसी जांचें हैं जो कि हम प्लूरल इफ्यूजन नहीं, लंग अपसेस में करा सकते हैं। फर्स्ट होता है चेस्ट रेडियोग्राफी। चेस्ट रेडियोग्राफी भी करा सकते हैं जिसमें से एक्सरे वगैरह आते हैं। स्पुटम कल्चर कराए जा सकते हैं जिससे बैक्टीरिया का पता लगाया जा सकता है, और ब्रांकियोस्कोपी कराया जा सकता है जिसकी वजह से हमारा जो लंग्स में इन्फेक्शन की कंडीशन पता चलेगी। एंड नेक्स्ट सिटी स्कैन भी कराया जा सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। तो मेडिकल मैनेजमेंट से पहले हम प्रिवेंशन के बारे में अगर बात करेंगे तो टू रिड्यूस द रिस्क for lung abscess, give appropriate antibiotic therapy before
dental procedures and maintain adequate dental and oral hygiene, give appropriate antimicrobial therapy for the pneumonia. अगर पेशेंट को निमोनिया है तो जैसे मैंने बताया था निमोनिया की वजह से भी ज़्यादा चांसेस होते हैं लंग अपसेस होने के। तो जो निमोनिया जो कंडीशंस हैं निमोनिया की जो कंडीशंस को प्रॉपर तरीके से ट्रीट करना है। देन आफ्टर जो ओरल एंड डेंटल जो हाइजीन्स होती हैं इनसे भी बहुत इन्फेक्शंस होता है, तो ओरल और डेंटल हाइजीन भी प्रॉपर तरीके से मेंटेन करते रखना है और अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स जो होती है उनको भी चलाना है, तो इससे प्रिवेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट, अगर किसी पेशेंट को लंग अपसेस हो भी जाता है देन आफ्टर ट्रीटमेंट क्या होगा। फाइंडिंग्स ऑफ द हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, चेस्ट एक्सरे, स्पुटम कल्चर इंडिकेट द टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड ट्रीटमेंट। पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, देन आफ्टर जो स्पुटम कल्चर्स होगा, तो ये इन सारे रिजल्ट को देख करके इट मीन्स कि पता किया जा सकता है कि कौन सी एंटीबायोटिक थेरेपी इनमें चलाई जाएगी, तो उसके अनुसार जो ट्रीटमेंट होता है तो उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है। फर्स्ट होता है जैसे कफिंग, पोस्टरल ड्रेनेज, चेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट एंड पॉसिबली परकुटेनियस कैथेटर प्लेसमेंट एंड इनफ्रीक्वेंटली ब्रोंकियोस्कोपी फॉर अपसेस एंड ड्रेनेज आर यूज। यानी ब्रोंकियोस्कोपी भी कराया जा सकता है और जो चेस्ट ड्रेनेज होता है जिसमें से पस का जो भी रिमूवल किया जाता है वो भी कराया जा सकता है। एंड जो पोस्चरल ड्रेनेज है उसको मैंने बता दिया, जो चेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो करते हैं। देन आफ्टर परकुटेनियस कैथेटर का प्लेसमेंट भी किया जा सकता है जिसकी वजह से जो पस का प्रॉपर फॉर्मेशन है उसको बाहर भी निकाला जा सकता है। देन आफ्टर जो नेक्स्ट मैनेजमेंट होगा, द पेशेंट इज़ एडवाइज टू ईट अ हाई प्रोटीन हाई डाइट, यानी जो डाइट पेशेंट को इंक्रीज़ करना है। देन आफ्टर जो एडवाइस करना पेशेंट को कि प्रोटीन जो डाइट होंगी वो हाई करे, यानी प्रोटीन हाई मात्रा में ले और जो डाइट का मात्रा भी है वो इंक्रीज़ किया जाए। नेक्स्ट, जो सर्जिकल इंटरवेंशंस, कुछ सर्जिकल मैनेजमेंट भी होते हैं लेकिन ये बहुत रेयर चांसेस, मतलब बहुत कम कंडीशंस में सर्जिकल इंटरवेंशन किए जाते हैं। पल्मोनरी रिसेक्शन होगा जिसमें लोबेक्टमी होता है, जिसमें जो पर्टिकुलर लंग्स का लोब होता है जो ज़्यादा डैमेज है या अफेक्टेड है तो उसको हम रिमूव किया जा सकता है। इट इज़ परफॉर्म्ड व्हेन देयर इज़ अ मैसिव हेमोप्टाइसिस और नो रिस्पॉन्स टू द मेडिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट तभी किया जाएगा जब मेडिकल मैनेजमेंट से किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स ना मिले, यानी मेडिकल मैनेजमेंट से पेशेंट बिल्कुल सही ना हो और साथ में जो कफिंग हो और उसके साथ साथ कुछ जो फ्लूइड आउट हो रहे हों माउथ से, तो उनमें अगर ब्लड बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है तो ऐसे में सर्जिकल इंटरवेंशंस किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, फार्माकोलॉजिकल थेरेपी भी देंगे। फार्माकोलॉजिकल मतलब कि कौन कौन से ऐसे मेडिकेशंस हैं जो कि लंग अपसेस पेशेंट में चलाए जाएंगे। सबसे पहला होता है आईवी एंटी माइक्रोबियल थेरेपी। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जो होंगे जिसको एंटीबायोटिक बोलते हैं, तो उनमें से कुछ हैं जैसे कि क्लिंडामाइसिन इज़ द मेडिकेशन ऑफ द चॉइस, यानी जो क्लिंडामाइसिन होता है तो ये अच्छे मेडिकेशंस में आता है, तो ये चॉइस ऑफ द मेडिसिन होती है जिसमें एंटी माइक्रोबियल थेरेपी में चलाया जा सकता है। लार्ज आईवी डोज आर रिक्वायर्ड। इसमें क्लिंडामाइसिन जो होती है कि इसमें आईवी डोज ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है बिकॉज ऑफ द एंटीबायोटिक मस्ट पेनिट्रेट नेक्रोटिक टिश्यू एंड अपसेस फ्लूइड, यानी जो एंटीबायोटिक्स होते हैं तो इसमें से प्रॉपर रिस्पांस मिलता है जिसकी वजह से जो नेक्रोटिक जो टिश्यूज़ होते हैं वो अच्छे से रिप्लेस होता है और जो वहाँ के बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं वो प्रॉपर तरीके से किल होते हैं। एंटीबायोटिक्स आर एडमिनिस्टर ओरली इंस्टीड ऑफ इंट्रावीनियसली आफ्टर इम्प्रूवमेंट नॉर्मल टेम्परेचर, लोअर WBC काउंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ चेस्ट एक्सरे। एंटीबायोटिक थेरेपी में भी फर्स्ट टू वीक। इट मीन्स कि जो एंटीबायोटिक्स होंगे तो वो हम आईवी की बजाय हम आईवी के बजाय हम जो ओरली होंगे वो दिए जाएंगे, जैसे कि ऊपर मैंने डिस्कस किया था अभी। देन आफ्टर इम्प्रूवमेंट नॉर्मल टेम्परेचर, लोअर WBC काउंट, जैसे कि इस जो हमारा एंटीबायोटिक होता है इसका प्रॉपर अगर रिस्पांस सही तरीके से मिलता है तो जिसमें हम और भी टेस्ट करवा के पता कर सकते हैं कि पेशेंट को इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं, जैसे कि
हमारा जो टेम्परेचर होगा वो थोड़ा ठीक होगा, और बॉडी में जो WBC काउंट होंगे तो वो लो होने लगते हैं। चेस्ट एक्सरे देखेंगे तो जो कैविटी के साइज होंगे वो भी रिड्यूस होने लगते हैं। तो एंटीबायोटिक थेरेपी कई वीक्स तक चलाई जा सकती हैं, डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशंस कैसी हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। Administer antibiotic and IV therapy is as prescribed and monitor for the all adverse effect। एंटीबायोटिक्स जो डॉक्टर के थ्रू प्रेस्क्राइब किया गया है, तो प्रॉपर तरीके से जो एंटीबायोटिक्स होंगे तो उनको एडमिनिस्टर करना है और साथ में एडवर्स इफेक्ट को नोट डाउन करते चलना है। देन नेक्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट होगा इनिशिएट चेस्ट फिजियोथेरेपी एज प्रिस्क्राइब बाय द ड्रेन अपसिस। जो चेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं तो वो अपसिस को ड्रेन करने के लिए उनमें जो भी पॉसिबली जो हेल्प होता है वो करना है। देन आफ्टर जो नर्सिंग मैनेजमेंट होगा टीच द पेशेंट डीप ब्रीदिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज, यानी जो कफिंग एक्सरसाइज और डीप ब्रीदिंग के बारे में पेशेंट को बताना है। इनकरेज करना है उसको कि हाई प्रोटीन एंड कैलोरी इनटेक करे पेशेंट, जिसकी वजह से जो वीकनेस होगा, वेट लॉस होगा, वो नहीं हो पाएगा। देन होगा नेक्स्ट पॉइंट इमोशनल सपोर्ट देना पेशेंट को। ऑब्स्ट्रक्ट में टेक अ लॉन्ग टाइम टू रिजॉल्व, ये इमोशनल सपोर्ट देना है, और जो अपसेस होगा उसके बारे में बताना है कि ये काफ़ी दिन भी लग सकते हैं इसको रिजॉल्व होने में या ठीक होने में। नेक्स्ट टीच द पेशेंट और केयर हाउ टू चेंज द ड्रेसिंग टू प्रिवेंट एक्सोरिएशन एंड ऑर्डर हाउ टू मॉनिटर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द इन्फेक्टिव, हाउ टू केयर फॉर द मेंटेन एंड ड्रेन और ट्यूब। जो भी जो मैंने बताया था कि जो ट्यूब लगी होगी, अगर ट्यूब के केयर के बारे में पेशेंट को बताना है। देन बैड ऑर्डर के बारे में बताना है। साइन एंड सिम्टम्स जो भी हैं तो उनको मॉनिटर करने के लिए पेशेंट के जो केयर गिवर्स होते हैं उनको टीच करना है या बताना है। नेक्स्ट जो नर्सिंग मैनेजमेंट होगा रिमाइंड पेशेंट टू परफॉर्म डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड कफिंग एक्सरसाइज एवरी आवर्स। इस मीन कि मतलब प्रत्येक घंटे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड कफिंग एक्सरसाइज जो करना है तो उसके बारे में पेशेंट को बताना है और उनके फैमिली को बताना है कि बार बार उनको पेशेंट को याद दिलाएं या फिर उनको साथ में मिल कर के जो भी थेरेपीज़ हैं उनको करवाएं। नेक्स्ट है जो टीच इज पोस्चरल ड्रेनेज एंड परकशन टेक्निक टू केयर गियर। जो भी केयर दे रहे हैं पेशेंट को तो उसको भी जो पोस्चरल ड्रेनेज के बारे में भी उसको प्रॉपर तरीके से और प्रॉपर टेक्निक बताना है। नेक्स्ट प्रोवाइड काउंसलिंग एंड अटेम्प्टिंग द मेंटेनिंग एंड ऑप्टिमल स्टेज ऑफ न्यूट्रिशन। इट मीन्स कि प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग देना है और जो न्यूट्रिशनल स्टेट पेशेंट का होगा वो उसको भी प्रॉपर तरीके से बनाए रखना है। इसके लिए हमें प्रॉपर डाइट प्रिपेयर करके देना है। देन आफ्टर की हाई कैलोरी के लिए बताना है और हाई प्रोटीन के बारे में बताना है कि ये जो फूड में इंक्लूड करें। एम्फेसाइज इम्पॉर्टेंस ऑफ द कंप्लीटिंग एंटीबायोटिक रेगमेंट रेस्ट एंड appropriate activities levels to prevent relapse। it means कि जो एंटीबायोटिक चल रही पेशेंट पे तो एंटीबायोटिक का प्रॉपर तरीके से चले और प्रॉपर तरीके से चलने के बाद उसका जो कोर्स जितना भी दिया गया है तो उसको कंप्लीट करें। इसके लिए इंश्योर करना पेशेंट को और उसके बारे में पेशेंट को बताना भी है। नेक्स्ट जो नर्सिंग मैनेजमेंट होगा अरेंज होम हेल्थ नर्सिंग एंड विजिट बाय एन IV थेरेपी नर्सिंग एडमिनिस्टर IV एंटीबायोटिक थेरेपी। इट मीन्स कि जो अगर पेशेंट घर पे है तो उस समय पे जो होम नर्सिंग केयर्स होता है तो होम हेल्थ नर्सिंग केयर्स जो भी होंगे तो उसमें प्रॉपर तरीके से विज़िट करवाना है। देन आफ्टर जो IV थेरेपी होंगी वो प्रॉपर तरीके से चलने देना है और जो IV एंटीबायोटिक्स हैं तो वो भी प्रॉपर तरीके से जो नर्सिंग फैसिलिटीज़ होंगी तो उनको अरेंज करके प्रॉपर तरीके से मेडिकेशंस को देते रहना है। तो आज की क्लास में सिर्फ लंग अपसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। कल एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स।